हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको जिन्हें बिट्स मिल चुका है, और जिनको नहीं मिल रहा है वो लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रिपरेशन वगैरह की कि कैसे करी उन लोगों ने जिन्हें मिल गया है। तो गाइडेंस ले सकते हो, और जो भी चाहे जिनके जो भी डाउट्स है, जब डाउट सेशन चालू होगा तो सब लोग अपना अभी माइक अनम्यूट कर सकते हो यार, मतलब सब लोग माइक माइक अनम्यूट कर लो। एक कम्युनिकेटिव सेक्शन होना चाहिए ना, तो माइक अनम्यूट रहेगा तो सही रहेगा। और जब डाउट सेशन चालू होगा तो हाथ रेज हैंड कर देना, एक एक करके सबके डाउट्स ले लूंगा। तो सबसे पहले यार एक काम करो, बिट्स एचडी से जिसका हुआ है वो कमेंट्स में एक बार डाल दो कितना कितना स्कोर सबका रहा है। बिट्स एक्चुअली हाँ, बिट्स एचडी का अपना अपना स्कोर डाल दो कमेंट में, जितना भी रहा है। मतलब अगर नहीं डिस्क्लोज करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब बस डाल दो कि बिट्स एचडी के थ्रू तुम्हारा हुआ है। जिन्हें नहीं डालना है बस बिट्स एचडी लिख देना, और कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो पीयूष तुम बता सकते हो कि तुमने तैयारी कैसे करी थी एचडी की? सर बेसिकली तो पहले गेट की ही प्रिपरेशन की थी मैंने। हाँ हाँ। एंड उसके बाद बिट्स का जो जब ईएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, ईएससी क्योंकि सर आपकी वीडियोस फॉलो की थी मैंने, हम्म उसमें आपने बताया था कि बस ईएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बस उन्हें लगा दोगे तो हम्म ये क्वेश्चन जो बिट्स का पेपर है बहुत आराम से निकल जाएगा। हम्म। तो बस वही फॉलो किया था मैंने, और प्रीवियस अच्छा। ईयर के जो भी ईएससी के क्वेश्चन थे वही कर लिए थे, तो हम्म। वैसे ही डिट्टो सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हाँ। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर होता है। अच्छा, और इंग्लिश और मैथ्स का क्या सीन था, मतलब कैसी आई थी? सर जैसे आपने बताया था कि थोड़ी टफ आती है, लेकिन हमारे केस में तो काफ़ी इजी हम्म। लगी थी मुझे, काफ़ी अच्छा अच्छा। बेसिक से क्वेश्चन थे हम्म इंग्लिश में। हम्म और मैथ्स में रिलेटिवली टफ क्वेश्चंस कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के अच्छे क्वेश्चंस थे एक हम्म दो। हम्म और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे, अगर हम्म सारे जो टॉपिक्स हैं प्रोबेबिलिटी के उसमें हम्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं पॉइजन, हम्म। नॉर्मल, इवन बीटा का एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अच्छे से कवर्ड होना चाहिए अच्छा अच्छा, तो सही है। मैथ्स के और केस में। इंग्लिश के लिए क्या किया था, इंग्लिश कैसे पढ़ी? सर इंग्लिश के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, हम्म। बहुत ही बेसिक ग्रामर पूछते हैं। अच्छा। एक दो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे तो हम्म वो मुझे नहीं आते थे, हम्म क्योंकि काफ़ी अजीब सा कोई एंटोनिम वर्ड होता है। सिनोनिम तो हमेशा ऐसे फंस जाते हैं यार, जो नहीं आते उन्हें हाँ जी, छोड़ना ही बेटर है, हाँ क्योंकि जी, वरना कितने सारे वर्ड्स हाँ, देखेंगे अपन। हाँ। चलो फिर तो वही सही है। तो और हाँ। और कौन है? अमन, तुम बता सकते हो तुमने तैयारी कैसे करी थी एचडी के लिए? हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने तो एट द फर्स्ट एंड तो मैं गेट की तैयारी कर रहा था। हम्म। तो गेट में तो मेरा मतलब ब्लंडर हो गया था। मतलब मैं अच्छा। गेट में एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा स्कोर आएगा, पर हम्म लेकिन इतना अच्छा आ नहीं पाया। हम्म और मतलब मेरा कुछ तबीयत वबीयत भी ठीक नहीं था, तो उस हम्म टाइम पे इतना अच्छा नहीं आया। तो हम्म फिर मैंने सोचा बिट्स का देता हूँ। तो बिट्स हम्म में तो मेरी ऑलरेडी प्रिपरेशन थी अच्छी खासी। हम्म मैंने सिर्फ 2 या 3 दिन पहले बिट्स का पेपर मेरा गेट के स्कोर के थ्रू भी हो गया था। हम्म बिट्स पिलानी नहीं मिला था मेरे को, हैदराबाद कैंपस मिला था। हम्म तो फिर मैंने एचडी का टेस्ट सोचा कि उसी उसी का दे देता हूँ। हम्म तो मैंने दिया, तो हम्म। उसमें मेरा स्कोर आया 111। अच्छा। मेरे को पता नहीं डाउट लगा कि क्योंकि मेरे जो फर्स्ट पेपर था ना उसमें केवल मेरे 21 मार्क्स बने, और ओ। उसमें 90 थे। अच्छा तो मेरे अच्छा। को लगा कि नहीं होगा नहीं होगा, फिर हो गया। फिर मेरे को लगा ठीक है। तो हाँ। मेरा प्रिपरेशन तो कुछ खास नहीं था। मैंने तीन हम्म दिन पहले जो मैंने गेट के नोट्स अपने हम्म शॉर्ट नोट्स बनाए थे हम्म उनको देखा। हम्म। और अपना मैथ्स तो मेरा थोड़ा हमेशा से प्रोबेबिलिटी पार्ट हमेशा वीक रहा है, तो उस चक्कर में मेरा वो इतना अच्छा रहा नहीं। अच्छा। और हाँ, बस यही था। तो मेरे मेरे को इतना टफ नहीं लगा मेरे को, हम्म। बल्कि ऐसा लग रहा था कि मेरा स्कोर में काफी बेटर आ सकता था। अच्छा। ये मेरा मेरे को और इतना पिलानी में सही क्या, लगा। कौन सा कैंपस लिया तुमने, कौन सा यहाँ ब्रांच? पे पिलानी में मेरे को डिजाइन इंजीनियरिंग मिल गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हम्म। एक, हाँ तुमसे मेरा बात हुआ था ना एक बार शायद, इंस्टा पे तो पूछ रहे थे गेट के हाँ, थ्रू मैं होगा कि नहीं। वो मेरे को डाउट आ रहा था, वो थोड़े ना अच्छा अच्छा। उनके इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं थे, ओ। तो इसलिए मैंने आपसे और वो यार बहुत लोग ये कॉल पूछते करके। हैं कैलकुलेटर का क्या हम्म। सीन रहता है, मेरे को तो इतना याद नहीं है, हम्म। मैंने एक साल दे दिया। तुम लोग बताओ मतलब कैलकुलेटर का क्या रहता है सीन? तो कैलकुलेटर तो मिल जाता है, मतलब वहीं पे अपना अलाउड है, अपना ले जा सकते हो कैलकुलेटर, अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर। अच्छा। प्रोग्रामेबल नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉर्मल वाला। हम्म। तो हम्म। ठीक है, बढ़िया।
और चलो ये हो गया इनका। बट सर लेकिन हम्म, जैसे कैलकुलेटर की बहुत ज्यादा नीड होती भी नहीं है उस पेपर हाँ में। हाँ हाँ मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम्म होते हैं और जो भी हम्म कैलकुलेशंस होती हैं वो मुश्किल से 30 सेकंड्स में ऐसे ही हम कर देंगे। हाँ, तो एज क्योंकि सच ज्यादा कैलकुलेटर की भी सवाल नीड ही होते हैं नहीं। और बहुत कम हाँ जी। टाइम होता है, तो वो कैलकुलेशन वैसे भी नहीं पूछते होंगे ज्यादा। हाँ। सही है। हम्म। तो पहले तो यहाँ पे पिलानी वाले कौन कौन है, एक बार हाथ उठा दो यार। तुम लोग आपस में जान पहचान कर सकते हो यहाँ पे। अपना अपना कांटेक्ट डिटेल मत ड्रॉप करना यहाँ पे वरना हम्म। बहुत कॉल्स आएंगी। एक काम करना, अपना ईमेल आईडी वगैरह ड्रॉप कर दो इधर, तो आपस में तुम लोग बात कर लेना। या मैं एक ग्रुप बना सोशल। दूंगा, एक ग्रुप बना दूंगा, तुम सब लोग उस पर मिल जाना। ओके। हाँ। और तो हाँ सर बोल पिनाली के सकते हैं। यार, पिलानी के एक मिनट रुको। हाँ, एक दो तीन, तीन लोग हैं पिलानी के, सही है। और हैदराबाद के कितने लोग हैं यहाँ पे? मेरे से कौन कौन मिलने वाला है पहले तो ये बताओ। ओके, तो रजत मिल रहा है, अमरेश और रंजीत। और कोई हैदराबाद के नहीं है? बहुत कम है यार हैदराबाद के। ठीक है, और गोवा का कौन कौन है? अमरेश, रंजीत, हाथ नीचे कर लो। हाँ, अच्छा रंजीत, ये दो रंजीत है क्या? रंजीत तुम्हारा गोवा है या फिर अच्छा ठीक है, गोवा नहीं है। ओके, तो कोई बात नहीं। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई डाउट या प्लेसमेंट से रिलेटेड, देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ फील्ड क्या क्या है। प्लेसमेंट से रिलेटेड पूछ लो, पीएचडी से रिलेटेड पूछ लो, प्रिपरेशन कैसे करनी है, सीजीपीए कैसे बनाना है, और मतलब जो भी तुम्हें डाउट पूछना हो अभी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट। हाथ ऊपर कर देना, मैं एक एक करके नाम ले लूंगा, वरना फिर पसंद मच जाएगी यहाँ पे। हाँ बताओ अमन। तो मतलब मेरे का तो सबसे पहले ये डाउट था कि मतलब जैसे हम एमई करने वाले हैं हम्म और अभी ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, हम्म तो इस टाइम में वर्थ होगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस लें और एमई मतलब हम्म हम्म मास्टर्स करें किसी इसमें? हम्म। तो सबसे पहले तो डाउट मेरा यही है। ठीक है, सही, अच्छा डाउट है। तो देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन का, यार माइक बंद कर लेना जो जो बोल ले रहा है एक बार। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का सीन ये है कि एमई में जो मोस्टली मेरे ब्रांच में चीजें थी और डिजाइन में भी जो चीजें थी, मेरे डिजाइन के भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मैकेनिकल हम्म के भी। तो मोस्टली मुझे यही दिखा है कि डिजाइन और मैकेनिकल वालों का थोड़ा बहुत फेब्रिकेशन का काम होता है प्रोजेक्ट्स वगैरह के टाइम पे। तो वो लोग क्या किए कि फेब्रिकेशन के लिए वो लोग, कॉलेज हमारा बजट अलाउ करता है कि तुम इतने 15,000 या 20,000 तक का प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो तुम अपने सिटी या कहीं से भी सामान खरीद लो, जो भी है तुम अपने हम्म। प्रोजेक्ट में लगाओ और बिल जो है कॉलेज को दे दो, तो वो कॉलेज रिफंड कर देगा तुम्हारा। तो एक चीज ये हो अच्छा। गई फेब्रिकेशन को लेके। और दूसरा चीज हम्म तुम्हारा मोस्टली, देखो रिसर्च में दो टाइप की फील्ड्स होती हैं। एक होता है जो फेब्रिकेशन से रिलेटेड हो, जो मशीनरी से रिलेटेड हो, जिसमें तुम्हारा विंड टनल यूज हो रहा है या बहुत कुछ ऐसी कोई भी इक्विपमेंट्स बड़े बड़े महंगे। हम्म। और दूसरा एक फील्ड होता है रिसर्च ओरिएंटेड, जिसमें तुम नए नए टॉपिक्स पे पढ़ते हो, या फिर कुछ कोडिंग से रिलेटेड हो गया, या कोई नई थ्योरी से रिलेटेड हो गया, या सिमुलेशन से रिलेटेड हो गया। तो ये बहुत वास्ट फील्ड होती है और तुम लोग हम्म। इसमें जा सकते हो। तो जैसे मैंने पिक किया था अपने टाइम पे कि मेरे को ऑनलाइन में ही अच्छा लग रहा था। मेरे को लगा नहीं, मतलब अगर मैं अच्छा। शायद जाके करता वहां पे तो मेरा उतना हम्म। सीजी नहीं बन पाता, या मेरे उतने अच्छे प्रोजेक्ट्स आज नहीं होते। तो मेरे को ऑनलाइन बेटर अच्छा। लगा। तो तुम लोग भी फर्स्ट डे से ट्राई यही करो कि चीजें जितना ढूंढ पाओ, इंटरनेट से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो जितना चीजें हम्म इंटरनेट से ढूंढ पाओ उतना ढूंढो। अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहो, उनके प्रोजेक्ट्स देखते रहो अपने सीनियर्स के कि उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं, उनका रिज्यूमे चेकआउट करते रहो। हाँ, बस तुम्हें आइडिया हम्म। मिलते रहेंगे और तुम्हारा एमटेक हो जाएगा अच्छे से, मतलब फिर उसके बाद तुम चाहे जिस फील्ड में जाना चाहो जाओ। तो आप इस वक्त कैंपस में ही हो मतलब नहीं, मैं तो? कैंपस बस आज तक 2 महीने के लिए गया था। मेरा पूरा क्लास अच्छा कैंपस गया था सेकंड सेम में, थर्ड सेम में भी जा रहा है, अच्छा। बट आई अच्छा थिंक मैं नहीं जाऊंगा थर्ड सेम में भी। अच्छा, मतलब ये सेम भी हमारा ऑनलाइन ही जाएगा? तुम लोगों का आई थिंक शायद ऑफलाइन कर देंगे, मतलब वो लोग ऑप्शन दे देंगे, आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो बताओ। अच्छा। हम्म, हाँ, और चलो, और पूछना है किसी को तो पूछो, हाँ फिर मैं कल पूछूंगा। तो अब मुझे मुझे पूछना है। हाँ हाँ पूछो रजत। मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने लाइक लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, तो आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था क्या, हम्म, कि मुझे मशीन लर्निंग या ये सब हम्म, सीखना है या मुझे कोर्स स्टिक करना, लाइक एज अ हम्म, फ्रेशर मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अभी जैसे हम हाँ लोग हाँ को सीट तो अलॉट हो गया, बट पता नहीं चल रहा है कि लाइक मतलब उस एरिया में फोकस करना चाहिए, एमएल एआई या डेटा साइंस या
यार मैं चाहता तो हूँ तुम लोगों को अपना रिज्यूमे भी दिखा के बताना क्या क्या फील्ड्स होती हैं, कैसे कैसे मैंने डिसाइड किया, बट एक्चुअली इस मोमेंट पे मैं रिज्यूमे नहीं दिखा सकता हूँ तुम लोगों को। तो मैं तुम्हें पहले थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बताता हूँ अपने डोमेन के, उसके बाद तुम्हारा जवाब देता हूँ। तो जैसे मैंने मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्लूइड डोमेन में भी बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, हीट ट्रांसफर डोमेन में भी है। और जैसा तुमने कहा मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग तुमने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो में देखा होगा, इसीलिए मशीन लर्निंग या डेटा एनालिटिक्स बोला। तो एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स सीखने का ये कारण नहीं था कि मुझे वो फील्ड बहुत पसंद है। हमेशा जब भी किसी कोर्स में तुम एनरोल करते हो तो एक फील्ड हाथ में लेके चलो, कि अगर तुम्हारा कोर सेक्टर में अच्छा जॉब नहीं लगता है तो तुम एक सेक्टर तुम्हारे पास ऐसा हो जिसमें तुम स्विच कर सको इमरजेंसी केस में। ठीक है। तो मेरा डेटा एनालिटिक्स वैसा फील्ड था, बट हाँ डेटा एनालिटिक्स मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे अपना फ्यूचर भी उस फील्ड में देखता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था पहले इतना अच्छा है, बट जब मैंने पढ़ा उसके बाद में तब मुझे चीजें समझ में आई। तो स्टार्टिंग से कभी भी ऐसा मत रखो कि मुझे जाना है कॉलेज में और ये डोमेन पकड़ना है, मुझे इसी डोमेन में जाना है, ऐसा मत रखो। हमेशा ओपन टू ऑल डोमेन्स रहो। जाओगे वहां पे प्रोफेसर जैसे मेरे मैं जो जिन्हें अपना गॉड मानता हूँ वो पारदा सर थे, लाइक हम लोगों के प्रोफेसर है वो, और फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ाते थे वो, तो वो मेरे लिए सब कुछ थे डे वन से, क्योंकि उनके लेक्चर्स मुझे बहुत पसंद थे, उनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे। तो एक मेरा वहां से आया कि उनके प्रोजेक्ट्स देखता था तो वैसे प्रोजेक्ट कुछ करने थे। प्रोफेसर आइडिया देंगे प्रोजेक्ट करने के, और और भी तुम इंटरनेट पे एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और जैसा कि मैंने कहा अपने सीनियर्स के प्रोजेक्ट जरूर देखना, वो बहुत बड़ा गाइडेंस देते हैं। तो ऐसे करके तुम्हें धीरे धीरे जिसमें प्रोजेक्ट करोगे वो डोमेन मिलता चला जाएगा। अब जैसे मेरे को पर्सनली दो डोमेन अभी तक बेस्ट लगता है। पहला डोमेन है सीएफडी और दूसरा डोमेन है डेटा एनालिटिक्स। तो इन दोनों डोमेन को एक्चुअली मिला के भी एक नई डोमेन बना सकते हैं, आजकल उस पर भी काम चल रहा है, डेटा विजुअलाइजेशन का। ठीक है, लेकिन मतलब तुम्हारे ऊपर है टोटली, तुम कैसे किस डोमेन को उठाते हो, अप्रोच क्या है तुम्हारी उसके तरफ, और तुम कैसे उसको एंटर करते हो, उसको हैंडल कैसे कर रहे हो। तो ये चीजें हैं। आई थिंक तुम्हें आंसर मिल गया होगा मेरा। एक एक एड ऑन इसी से रिलेटेड, लाइक आपने कहा कि सीएफडी और डेटा विजुअलाइजेशन को इंटीग्रेट करना। हाँ डेटा मैं पूछ रहा एनालिटिक्स। था ये एफईएम और सीएफडी में मींस ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो एफईएम में मिलती है, सीएफडी की अपॉर्चुनिटी तो ऑन कैंपस बहुत कम रहती है, तो won't it be a risky affair to go too much deep into the CFD rather than focusing on FEM type of देखो profiles? रजत, मेरा मेरा अगर तुम YouTube चैनल फॉलो करते होगे तो मेरा पहले दिन से यही रहता है, मेरा पहले दिन से मैंने यही बोला है कि अगर तुम कोई डोमेन उठा रहे हो उसमें बस इतना देख लो कि दो चार जॉब्स भी हैं ना। और अगर तुम कोई डोमेन उठा रहे हो तो तुम ऐसे उसकी तैयारी करो, उसे ऐसे पढ़ो कि तुम्हारे आसपास कोई स्टैंड ही ना करता हो, तुम बेस्ट हो उस डोमेन में। मतलब जब तुम कॉलेज कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आ रही हो तब तुम कह सकते हो प्राउडली कि हाँ मेरे से अच्छा इस डोमेन में कोई नहीं है, मेरे से अच्छे प्रोजेक्ट किसी के नहीं है, सीजी मेरे से अच्छा किसी का नहीं है। तो डेफिनेटली तुम्हें जॉब मिलेगा, तो उस पर डिपेंड नहीं करता यार। कॉलेज में तो जॉब बहुत सारा आता है, बट सब जॉब्स अच्छा नहीं होता ना, मतलब ऐसे तो फिर कुछ भी तुम ले लोगे। तो एम फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा तुमको। सर वो तो सही है सर, मैं थोड़ा पूछ रहा था कि लाइक हैदराबाद कैंपस या कोई भी कैंपस में लाइक एफईएम रिलेटेड ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी ना, सीएफडी से बहुत लिमिटेड रहती होगी यार देखो लाइक। फिर डिपेंड करती है वो चीज, जैसे सीएफडी में अगर तुम थर्मल में हो तो तुम डेफिनेटली एफईएम में नहीं घुस सकते हो, मतलब घुस सकते हो बट एफईएम फिर तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा। और जहां तक रही बात सीएफडी की, देखो एफईएम एक कोर्स होता है, ठीक है, हैदराबाद या किसी भी कैंपस का अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, एफईएम एक कोर्स होता है। और एफईएम में कोई भी थर्मल का बच्चा जाके एड ऑन मतलब एफईएम का कोर्स नहीं करता है, कोई भी सीएफडी का बच्चा थर्मल का बच्चा एफईएम का कोर्स नहीं करता। बट जब सीएफडी का कोर्स पढ़ाया जाता है तो मोस्टली डिजाइन और मैकेनिकल के आके सीएफडी का कोर्स करके जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सीएफडी में भी घुस पाए, क्योंकि सीएफडी में वो आगे फील्ड है, रिसर्च का ऑप्शंस हैं, आरएनडी सेक्टर्स बहुत सारे हैं। तो किसी फील्ड में अगर कम कंपनियां आ रही है बट वो कंपनियां अच्छी भी हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ अगर सीएफडी की कंपनी उठाओगे तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भी आती हैं। तो कहीं पे कुछ फायदे हैं, कहीं पे कुछ नुकसान है, तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या मतलब क्या पसंद है, कैसे हैंडल करनी है उन चीजों को। ये है। और कोई क्वेश्चन किसी का? भैया इसी चीज पे मुझे एक ऐड ऑन करना है। रंजीत रंजीत 2 मिनट, हाँ अपने अमरीश बता। हाँ कि लाइक जैसे आपने बोला अभी सीएफडी और फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स के बारे हाँ में हाँ। बात किया। हम्म। तो क्या लाइक सॉफ्टवेयर टूल्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है लाइक, या इस तरह का कोर जो मैथमेटिकल हम्म। डोमेन है उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मैं बताता हूँ कि
तुम्हें अगर प्लेस होना है कहीं पे, तुम्हें अगर किसी कॉर्पोरेट के साथ काम करना है, तो तुम उस कॉर्पोरेट के लिए काम आने चाहिए, ठीक है। और काम आने के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ सिमुलेटिव टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो काम तुम उन्हें करके दोगे, जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर मैथमेटिक्स ही पढ़नी होगी तो वो लोग क्यों लेंगे, वहां पे मैथमेटिक्स का काम नहीं होता कॉर्पोरेट्स में या फिर बड़े जाइंट सेक्टर्स में जो अपने रिक्रूटर्स हैं। तो अगर तुम्हें पीएचडी करनी है, मास्टर्स मतलब आगे जाना है, तुम्हें फील्ड में रिसर्च करना है कुछ, तो डेफिनेटली तुम्हें मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, पीछे कोड क्या काम कर रहा है सब पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और दूसरी चीज कि बेसिक्स तो हमेशा क्लियर होने चाहिए, चाहे कॉर्पोरेट में जा रहे हो, चाहे पीएचडी के लिए, चाहे कहीं भी, बेसिक्स हमेशा तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। और सिमुलेटिव टूल्स, अगर तुम जॉब करने जा रहे हो, कुछ करने जाओ, तो हाँ सिमुलेटिव टूल्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ केवल एनसिस फ्लुएंट पढ़ाया जाता है, बट तुम एक्स्ट्रा एड ऑन बहुत सारे बच्चे ओपन फोम भी पढ़ते हैं, SU2 भी करते हैं, मतलब अलग से और सॉफ्टवेयर सीखते हैं कि वो अपना जो डोमेन है उसको बड़ा कर पाए, अपना डोमेन साइज बड़ा कर पाए, ताकि ज्यादा कंपनियां उन्हें ग्रास्प कर पाए। तो ये चीज है। और कुछ अमरीश, मतलब क्लियर हुआ ये वाला डाउट? हाँ हाँ, ये वाला क्लियर। हाँ। तो रंजीत तुम कुछ पूछ रहे थे तो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे सर मुझे सर बिट्स हैदराबाद में सर मुझे वो मैन्युफैक्चरिंग मिला हुआ है हम्म सर। हम्म हम्म। तो सर उसका मुझे सर प्लेसमेंट का पता नहीं है, और सर वो पहली बार शायद बिट्स हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सर। अच्छा, तो ऐसा है क्या नहीं सर? मैन्युफैक्चरिंग, एक मिनट रुको। जब तक कोई और कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो, मैं कुछ एक चीज देख रहा हूँ इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग। और किसी का कुछ भी डाउट हो यार, प्लेसमेंट इतना सारा तुम वो इंस्टा पे पूछ लो। हाँ हाँ अमरीश बताओ। भैया लाइक अभी जो कोर्स वर्क होगा हमारा हम्म स्टार्ट होने समय, तो हम्म। कितना हेक्टिक होगा, लाइक सेमेस्टर में कितने प्रोजेक्ट्स करने, ऐसा कुछ मतलब हाँ देखो ये चीज, क्या एक्सपेक्ट करें? ये सही पूछा बॉस तुमने, तो थोड़ा बहुत पहले से बता देता हूँ कि चरिता यार, प्लीज ट्राई एवरीवन टू स्पीक एट लीस्ट एंड टू कम्युनिकेट विथ मी, so that it becomes a communicative section। और इसमें टेक्स्ट मत करो, मतलब टेक्स्ट करना है तो कर दो अगर इफ यू नॉट एबल टू ओपन योर माइक, बट ट्राई करो कि अगर तुम लोग बोल पाओ तो ज्यादा बेटर है। हाँ अमरीश, तो ऐसा है कि तुम्हें हर सब्जेक्ट मिलेगा। एक 5 क्रेडिट का सब्जेक्ट होता है, एक 4 क्रेडिट का होता है और एक 3 क्रेडिट का होता है। तो 4 और 5 वाले क्रेडिट के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें तुम्हें हमेशा एक मिनी प्रोजेक्ट करना होगा, हमेशा, मतलब जैसे हर सेमेस्टर 4 प्रोजेक्ट मिलते हैं, 4 सब्जेक्ट मिलते हैं, सॉरी 4 सब्जेक्ट मिलते हैं। तो लगभग 3 में तो तुमको प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा, और उन 3 प्रोजेक्ट में तुम्हें दिखाना पड़ेगा प्रोफेसर को कि तुमने सीखा क्या, वो अप्लाई करके सॉफ्टवेयर का यूज करके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यही तुम्हारे मेन मैटर करेंगे लास्ट में, क्योंकि यकीन मारो पूरा जो जब इंटरव्यू दोगे तो पूरा इंटरव्यू तुम्हारा इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे चलने वाला है, पूरा इंटरव्यू। और एक चीज और, हर प्रोजेक्ट में 3 या 4 बच्चों की टीम बनेगी, तो ट्राई करना कम से कम बच्चे अपनी टीम में रखो, क्योंकि इससे क्या होता है कि तुम ज्यादा काम कर पाओगे प्रोजेक्ट में, और तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा पता होगा। मैंने हमेशा 2 लोगों की टीम बनाई थी बस, मतलब लोग 3 की भी बनाते हैं, 4 की भी बनाते हैं, बट मैंने 2 लोगों की बनाई थी। इससे क्या फायदा मिलता है कि तुम ज्यादा काम कर पाओगे प्रोजेक्ट में। और हर प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि एक बंदा काम करता है, बाकी लोग काम नहीं करते हैं, तो ट्राई टू बी दैट पर्सन जो हमेशा काम कर रहा हो, मतलब जो मेजर पोर्शन प्रोजेक्ट का करता हो सॉल्व। और एक नॉर्मल सब्जेक्ट रहता है तुम्हारा, जैसे मैंने बताया 4 में 3 में तो रहेगा ही प्रोजेक्ट, एक नॉर्मल सब्जेक्ट रहता है जिसमें खुद प्रोजेक्ट नहीं करना होता, वो 3 क्रेडिट का होता है। हम्म। अ, और फीस से रिलेटेड या कुछ भी स्टाइल। प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। हम्म। लॉट ऑफ टाइम्स प्रोजेक्ट चूज करना डिफिकल्ट हो सकता है, राइट? हाँ हाँ। हम लोग एज अ फ्रेशर एंट्री मार रहे हैं, हम्म। बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कैसा प्रोजेक्ट क्या होता है। तो प्रोजेक्ट चूज करने के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्री रिलेवेंट हो, जो हम्म। कि मेरे प्लेसमेंट्स में काम है, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो देखो ये सही है कि प्रोजेक्ट तुम्हारा इंडस्ट्रियल रिलेटेड ज्यादा होना चाहिए, रियल लाइफ में चीजें दिखनी चाहिए। तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था CFD पे, मेरा पहला प्रोजेक्ट था फ्लोवर कॉरुगेटेड सरफेसेस। तो वो मैंने कैसे उठाया था, मैं क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे प्रोफेसर ने एक ऐसे ही बताया कि आजकल कंपनीज ट्राई कर रही हैं, वो एक कॉरुगेटेड सरफेस होता है उसके ऊपर एयर की लैमिन, शार्क देखा है ना, शार्क एक्चुअली वाटर में भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरती है, लेकिन कार्स एयर में भी, मतलब जो 1000 गुना कम डेंस है उसमें भी 100 तक ही पहुंच पाती है, मतलब 100 के ऊपर पहुंच जाती हैं, बट स्टिल 100 पे भी इतना ड्रैग फोर्स लग रहा होता है। और शार्क बिना किसी इंजन, बिना किसी चीज के इतना आराम से पानी में तैर पाती है, जो कि 1000 गुना ज्यादा डेंस है, कोई भी कार नहीं कर सकती ऐसा। तो कैसे,
तो एक्चुअली इसका आंसर है कॉरुगेटेड सर्फेसेज और लैमिनारिटी मेंटेन करती हैं शार्क्स अपने आसपास। तो ये मेरा पहला आइडिया आया था प्रोजेक्ट का, मतलब लोगों ने देखा था और सोचा था कि नहीं हो सकता, ये चीजें नहीं हो सकती। मतलब प्रोजेक्ट में लास्ट में रिजल्ट नहीं आया था, बट स्टिल मेरे प्रोफेसर ने खुद मेरे को अप्रिशिएट किया था जो मैंने काम किया था। वो ऐसी चीज है कि उस पर बहुत रिसर्च अभी बचा है आगे चल के। तो बट स्टिल मतलब काफी हद तक वो किया था मैंने, एज अ प्रोजेक्ट चैलेंज लिया था उसको, और 6 महीने में जितना मैंने काम किया तो बहुत अप्रिशिएबल काम था वो, और उस पे मेरे को पूरा 5 क्रेडिट मिला था, मतलब एक भी क्रेडिट कटा नहीं। तो तो वो ऐसे ही प्रोजेक्ट पे जो आपने काम किया था, हम्म, तो उस पे तो लाइक जब आपने स्टार्ट किया होगा तो यू मस्ट हैव बीन अ नेव बिगिनर, मतलब हाँ कुछ हाँ आता नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल कुछ नहीं आता था। तो फिर उसको कैसे एक्सप्लोर किया आपने, लाइक रिसर्च पेपर पढ़ा क्या, कैसे क्या देखो किया, थोड़ा उसको सबसे ब्रीफ करो। सबसे पहला दिक्कत आएगा जब एमटेक करने जाओगे सबसे पहला, और जो लोग गेट की भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे होंगे कुछ लोग, तो जो लोग गेट की तैयारी कर रहे होंगे ये चीज समझ लो कि गेट की तैयारी करना बस 10% हार्ड वर्क है। तुम लोग जहाँ पे पहुंचे हो 20% हार्ड वर्क करके पहुंच चुके हो तुम लोग, अभी 80% हार्ड वर्क बचा हुआ है। मेन काम होता है एमटेक के बाद, एमटेक के पहले तो बहुत आसान होता है। तो हाँ, फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ऐसा होता है कि तुम जब प्रोजेक्ट उठाओगे अपना पहला एकदम नया नया, तो क्या होगा कि तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, लेकिन क्लास में लैब में थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जा रहा होगा। और क्लास में मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हें हर बटन के बारे में सिखाया जाएगा, क्या चीज क्या कर रही है सबके बारे में सिखाया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तुम्हें बस ऊपर ऊपर से बता दिया जाएगा कि ये है प्रोजेक्ट तुम्हारा, और ये चीज करेंगे तो ये हो जाती, ये बस ऊपर ऊपर, बिल्कुल ऊपर ऊपर, कोई मतलब बहुत अच्छे से नहीं बताएंगे। चाहे आईआईटी उठा लो, चाहे आईआईएससी बैंगलोर उठा लो, बच्चे खुद ही मेहनत करते हैं वहां पे। तो तुम्हें फिर काम आता है इंटरनेट। जैसा मैंने बताया मेरे एमटेक में अच्छा ग्रेड का कारण इंटरनेट था बहुत बड़ा। तो इंटरनेट पे तुम्हें पूरा रिसर्च करना है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कुछ लोगों के, वो देखना है, या फिर रिसर्च पेपर से रेफर करो। रिसर्च पेपर पढ़ने में स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आता है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सब ऊपर से जाता है, लेकिन हाँ, धीरे बहुत सारा तो समझ ही में हाँ नहीं आता है, मतलब क्या एग्जैक्टली ही बोले। एग्जैक्टली। दो तो तीन बार पढ़ने के बाद भी लगता है कि हाँ, कुछ क्रक्स नहीं निकला, फिर तो पता नहीं रिसर्च चलता है कि रिसर्च पढ़े या पेपर छोड़ दे। में देखा होगा कि एब्रीविएशंस होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, कुछ कुछ जार्गन्स होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो रिसर्च पेपर पढ़ने के तरीके होते हैं, ऊपर से देखना सबके जार्गन्स के मतलब लिखे होंगे, और स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, एक एक पैराग्राफ दो दो तीन तीन बार पढ़ो समझ में आएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम आधे घंटे 20 मिनट में एक एक रिसर्च पेपर पढ़ दोगे। और रिसर्च पेपर में सब कुछ काम का नहीं होता है, कुछ पार्ट्स काम के होते हैं। अगर पूरे तुम्हारे डोमेन से रिलेटेड है तो डेफिनेटली पूरा पेपर काम का है, बट डिपेंड करता है तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट और क्या रिसर्च पेपर उस पर। तो हाँ, तो ऐसे करके इंटरनेट से, यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, धीरे धीरे करके खुद ढूंढोगे तो मिल जाएंगी चीजें, और ऐसे करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने लग जाओगे तुम। मेन चीज है कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उससे सीखो कुछ बस। हाँ मन बताओ। तो मेरे को ये पूछना है मतलब कि इन जनरल मतलब वहाँ का कल्चर कैसा है, मतलब बच्चे हम्म कैसे हैं, मतलब कि टेक की साइड ज्यादा होता है नॉन टेक होता है, जो एमई के लिए है हम्म प्रोफेसर्स कैसे होते हैं, मतलब हम्म वो अच्छे होते हैं या फिर हम्म वो थोड़े ऐसे ही होते हैं, मतलब कि आईआईटीज के मुकाबले कैसे हम्म होते हैं। और हम्म। अभी तो ये है। ठीक है, तो अमन ये बताओ तुम्हारा कौन सा कैंपस था? पिलानी कैंपस है अच्छा, मेरा। और ब्रांच कौन सी है? डिजाइन अच्छा इंजीनियरिंग। अच्छा। तो मैं ओवरऑल एक बता देता हूँ ओवरव्यू क्या रहता है कैंपस सबका। तो हम्म देखो, प्रोफेसर्स तो तुम्हें अच्छे मिलेंगे, मैं उन्हें बुरा बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं हम्म कहूंगा। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हम्म रहते हैं। और चाहे तुम आईआईटी उठा लो, चाहे तुम ये उठा लो अपना बिट्स उठा लो, हम्म मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी बंदा 1 घंटे की क्लास में, क्लासेस इतनी घंटे की आईआईटी में भी होती है, बट जो चीजें तुम हम्म सीखते हो यहाँ पे वो उतनी देर में नहीं सिखाई जा सकती हैं। तो जो तुम्हें करना होता है, जो भी तुम्हें करना होता है वो खुद से करना होता है, इंटरनेट के थ्रू करना होता है, और बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। और हम्म दूसरा, क्लास का जो माहौल रहता है, क्लास में 70% बच्चे जो रहते हैं वो आधे टाइम तो यही सोचते हैं कि बिट्स में आ गए जॉब लग जाएगी अपनी, है ना। और हम्म तुम लोग इतना जानते हो इसीलिए क्योंकि लोगों तुम्हें मतलब ऐसा यूट्यूब वीडियो चैनल मिला है जिसपे प्लेसमेंट्स की डायरेक्ट तुम्हें बातें पता चल जा रही हैं। और मेरे टाइम पे ऐसा हम्म कुछ भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि क्या प्लेसमेंट है बिट्स में क्या नहीं है, मैं सीनियर से पूछ रहा हम्म था। तो हम्म रियलिटी सामने है कि बिट्स में प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, बिट्स में प्लेसमेंट डिसेंट है। लास्ट ईयर बहुत अच्छा हुआ था, मैंने हमेशा बोला है हम्म लास्ट ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख के अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर प्लेसमेंट बहुत अच्छा था, मतलब आरटी के मतलब भी कोविड ऊपर की वजह से प्लेसमेंट। कोई इफेक्ट नहीं हुआ। भाई तुमने अगर न्यूज पढ़ा होगा तो कोविड के कारण 65% प्लेसमेंट बिट्स हैदराबाद का बात कर रहा हूँ बस, बिट्स हाँ, हैदराबाद का अच्छा प्लेसमेंट बढ़ गया था। पेपर में वो पब्लिश हुआ था, हाँ मतलब रिसेंटली।
हाँ देखा अच्छा था अच्छा। तो इस कुछ बार लगभग मतलब काफी प्लेसमेंट्स हो गए थे। कुछ 31% इंक्रीज हुआ, थोड़ा कुछ लिखा था। अलग अलग पेपर्स अलग अलग ब्रांच के हिसाब से लिखे होंगे। चरिता जस्ट अ सेकंड, आई विल कम बैक टू यू। तो ऐसा था। और जो इन्वायरमेंट रहता है हमेशा ट्राई करना प्रोजेक्ट्स में, पहला प्रोजेक्ट से अच्छे बंदे पकड़ना, तुम्हें पता चल जाएगा। हम्म और हमेशा बंदे सीजी के हिसाब से पकड़ना, क्योंकि कुछ बंदे हम्म ऐसे होते हैं कि वो मतलब उनके डाउट्स अच्छे होंगे, वो उनके नॉलेज बहुत होगी, बट उनका एप्लीकेशन पॉइंट कमजोर होता है। हमारी क्लास में भी हम्म वो लोग बहुत अच्छा, उनका कंसेप्ट है, सब कुछ है, बट उनका एप्लीकेशन पॉइंट कमजोर रहता है और वो लोग ग्रास्प नहीं हम्म करते चीजें। ऐसे बंदे पकड़ो जो ईगर हो चीजें सीखने के लिए, जो कोडिंग में भी हम्म घुस सकते हैं। जैसे एक पार्ट होता है सीएफडी में, एनसिस फ्लूइड में, उसमें तुम फ्लूइड स्ट्रक्चर डायनेमिक्स में थोड़ी बहुत कोडिंग करके, मतलब अपना खुद का इंटरेक्शन क्रिएट करके सीएफडी में अकम्प्लिश करके, मतलब सिमुलेट कर सकते हो चीजें। तो और ओपन फॉर्म हम्म है अपना पूरा, कोडिंग बेस्ड है, हाँ ओपन प्लेटफॉर्म है वो। फॉर्म है। तो ऐसे बंदे पकड़ो जो थोड़ा हर चीज में घुसना चाहते हो, उन्हें पता चल जाता है वो कि भाई ये बंदा है, पढ़ाई के अलावा भी जाना चाहता है ये आगे। तो ऐसे बंदे पकड़ो हम्म प्रोजेक्ट के लिए, और प्रोजेक्ट पार्टनर्स अच्छे बनाना, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म तक काम आने वाले हैं। और बताऊं तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलेगा तुमको बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में। और पहले दिन से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, क्योंकि सारा कैंपस इधर उधर से बच्चे आते हैं, तो सब लोग अलग अलग रहते हैं, तो वो कंपलसरी हो जाता है बोलना, क्योंकि आधों को बात नहीं समझ में आती फिर। हम्म तो वो चीजें हैं। और बाकी तुम्हें फॉरेन में पढ़ने के लिए लोन, स्कॉलर लोन, स्टाइपेंड, ये सब सबके मेल्स आते रहेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे एमयूएंस भी साइन है बिट्स के पास, मतलब अच्छा अच्छे अच्छे कॉलेजेस से रेफरल्स हैं, तो हो जाती है चीज़ें। प्रोफेसर अच्छे हैं, प्रोफेसर अच्छे हैं, हर कॉलेज में एक ना एक ऐसा प्रोफेसर होता है जो तुम्हें कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है। तो वैसे प्रोफेसर के साथ हम्म प्रोजेक्ट करने का ट्राई करना हमेशा, उन हम्म प्रोफेसर के अंडर में रहना हमेशा, आगे पीछे। हम्म इससे लिंक में और मेरा 2 क्वेश्चन है, हाँ हाँ। इसी से इस डिस्कशन एक से मिनट लिंक। एक मिनट, रजत, वो चित्रा का क्या नाम था उसका, उसने हाथ उठाया हाँ श्योर श्योर। था। जस्ट अ सेकंड, क्या नाम था? हाँ चरिता, गो ऑन चरिता, यू रेज्ड अप योर हैंड। Sir, may I know BITS Hyderabad cutoff for microelectronics, embedded and communication, sir? Charita, I'm afraid I don't know the exact cutoffs for microelectronics, but yeah, I've made a video on of one of the students of microelectronics, and I've uploaded it on my YouTube channel, so you can check it out. For communication, sir? I'm not sure. I've uploaded it 6 months back, I guess. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, Thank you, sir. but for microelectronics, I know this one thing. The placement sessions have already begun for our campus, and this year for microelectronics, Qualcomm picked up 9 students for 30 lakhs per annum. So microelectronics is the best performing batch right now of our college, and plus 22 lakhs for 4 students. The one company called as uh, Western Digital. It picked up 4 students for 22 lakhs per annum. So the placements are really good for electronics branch. Yes, sir. Okay, sir. Yeah, Thank you, sir. yeah. हाँ सर, पूछ रहा था, वो 2 क्वेश्चन था। हाँ एक प्रोजेक्ट पार्टनर के बारे में आपने बोला कि वी शुड चूज अ राइट प्रोजेक्ट हाँ पार्टनर, हाँ। बट मेनी अ केस प्रोफेसर डिसाइड करेंगे ना हम्म। 3-4 प्रोजेक्ट पार्टनर कौन होंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम मास्टर्स में हो तो आधी चीज देखो, बिट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिट्स में सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से चलने वाली हैं। तो तुम ही डिसाइड करोगे तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर क्या है, और लास्ट में एक एसएफसी मीट भी होती है, तो उसमें तुम बता भी सकते हो कि तुम्हें ये प्रोफेसर नहीं अच्छा लगता, ये ऐसे कराना चाहिए, ये ऐसे कराना चाहिए, वो वैसे नहीं कराते हैं। मतलब कोई भी सजेशन दे सकते हो प्रोफेसर से रिलेटेड, तुम्हारे पर कोई केस कुछ नहीं किया जाएगा, मार्क्स भी तुम्हें अच्छे ही मिलेंगे। तो तो ये सब्जेक्ट पे जो प्रोजेक्ट हम्म, रहता है, जैसे हाँ सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए जितना भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। वो तुम तो ले उस सकते हो, प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट पार्टनर तुम ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, चिल है। अच्छा ले सकते हैं, हाँ ठीक हाँ है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि लाइक हमने कुछ डैड स्कॉलरशिप के बारे में भी हाँ सुना, हाँ लाइक हाँ। एमटेक वर्क के बच्चे को मिलता है, ये इसका क्राइटेरिया कैसे क्या है, और मतलब वो बिट्स के थ्रू। वो सब तुम्हें पता चल जाएगा एक बार कैंपस में आओगे तो। जर्मनी के कुछ कॉलेज हैं वो डैड में अपने यहाँ अप्रूव्ड हैं, तो तुम एक बार आओगे कैंपस पे, धीरे धीरे करके मेल्स आएंगी। सीजी मेंटेन करो, अगर पीएचडी जाना है, अगर पीएचडी में देखो बहुत अच्छा अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, जिसने भी एजुकेशन लोन लिया है तो वो भी कवर हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर से और पैसा बचा सकते हो तुम, मतलब बहुत अच्छा होता है पीएचडी अच्छे कॉलेज से। तो सर मुझे हम्म मुझे एक डाउट है इससे, मतलब वो तो पीएचडी तो बहुत दूर की बात है, अभी मैं पूछ रहा था लाइक मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट बिट्स में उठाया कोई बंदा, जैसे अमन डिजाइन का बंदा, तो वो हम्म बंदा कोई अच्छा प्रोजेक्ट उठाया, ठीक है। हम्म उस प्रोजेक्ट को वो मतलब डैड के थ्रू वो अप्लाई करना चाहता है, और हम्म चाहता है कि उस प्रोजेक्ट को वो बिट्स में ना करके वो
मतलब जहाँ वो अप्लाई करे वहाँ इम्प्लीमेंट करे, तो हम्म ऐसा सीन होता है क्या कुछ? मतलब ये हम्म, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन थ्रू डैट बाहर हो सकता है, देखो लाइक कुछ? तुम अपना प्रोजेक्ट दूसरे कॉलेज में नहीं कर सकते हो, बट हाँ अगर दूसरे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हैं और उन्होंने ओपन कर रखे हैं जेआरएफ या किसी भी स्कीम के अंडर में, तो तुम उसमें अप्लाई जरूर कर सकते हो। और रही बात पीएचडी की, तो वो दूर की बात नहीं है, वो तुम्हारा डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पीएचडी इज ऑल अबाउट योर सीजीपीए, और सीजीपीए तुम्हारा डे 1 से मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट समझ लो हर हफ्ते ही होते रहते हैं। तुम्हारा कभी असाइनमेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो वो तुम्हें डे 1 से स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं पूछ रहा था लाइक कुछ दूसरे कॉलेजेस के सीनियर्स को हम्म मैंने देखा है या मैं जानता भी हूँ, हम्म लाइक उन्होंने डूइंग देयर एमटेक वो थ्रू डैट बाहर गए, हम्म बट विद इन द 5 to 6 months दे केम बैक टू इंडिया, हम्म मीन्स उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट किया बाहर फिर हम्म वापस आ गए। तो हम्म। मैं इसके रिलेटेड पूछ रहा था, अच्छा ऐसा वैसे, कुछ? तो देखो हाँ। जो पीएस होता है, पीएस के टाइम पे मेरे को कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऐसा लोग करते नहीं है नॉर्मली, लेकिन पीएस के टाइम पे कॉलेजेस बाहर से जो एमयूएन के अंडर में साइन रहते हैं, उनमें तुम एक बार अप्लाई कर सकते हो। और मेल्स वगैरह आते हैं यार, मैं उस डोमेन में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं था, तो वैसी मेल्स मैं नहीं देखता था एक्चुअली। वो एक हमारा डिपार्टमेंट है, तो वो मेल भेजता है सारे जो बाहर जाके प्रोजेक्ट करने वाले या पीएचडी करने वाले या रिसर्च करने वाले जो डोमेन है, वो एक डिपार्टमेंट भेजता है, तो उनसे तुम बात करके कर सकते हो। वैसे ऐसा किया जा सकता है, मतलब मना नहीं है, ऐसा किया जा सकता है बिल्कुल। और जेआरएफ वगैरह में अप्लाई कर सकते हो, वो हमेशा अभी भी तुम चेक करोगे तो आईआईटी कानपुर, अभी मैंने रुड़की में अप्लाई किया था, एक अभिषेक कुंदू सर है उनके अंडर में जेआरएफ के लिए। तो तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो बाहर प्रोजेक्ट करने के लिए अपने फाइनल टर्म में, मतलब वो तुम्हारा रहता है कि तुम बाहर कहीं भी जाके कुछ भी करके आओ, लेकिन 6 महीने का इंटर्न होना चाहिए तुम्हारा। ओके। हाँ एक दो डाउट और है बट लास्ट में पूछूंगा, कोई नहीं। लेट अदर्स आल्सो आस्क, हाँ क्योंकि हाँ फिर मोनोटोनस हो जाएगा ना फिर, श्योर श्योर। इसलिए या रोहित, गॉड बिफोर। गो ऑन। यस सर। हम्म। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही सर मुझे बुक्स प्लानिंग में मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच मिली है, है। हाँ हाँ और सर इसके रिगार्डिंग मेरे कुछ डाउट्स हाँ। हैं जिनमें अच्छा सर तुमने पहला एक बार पूछा था, पहला चीज तो अभी तुम्ही ने पूछा था ना, क्या सर? मैन्युफैक्चरिंग मिला है, पहले नहीं था सर मैन्युफैक्चरिंग। मैंने पूछा था सर, अच्छा, रणजीत नहीं सर, पूछा वो था। मैंने नहीं तो पूछा। देखो रंजीत, तुम्हारा पहले बता दे रहा हूँ कि यार मैंने लिंक्डइन पे तो देखा मैन्युफैक्चरिंग का मेरे को सीनियर नहीं मिल रहा है। ये पक्का है तुम्हें इस साल खुली है, मतलब 100% श्योर हो? यस सर। अच्छा, तो यार इसका स्टैट्स वगैरह मैं नहीं दे सकता, बट देखो अगर ब्रांच खुली है तो डेफिनेटली कंपनीज 3-4 कंपनी तो पिच करेगा ही कॉलेज, ठीक है। और पीएस के लिए भी 2-3 कंपनी पिच करेगा ही करेगा तुम्हें, तो ले सकते हो, ऐसा बुरा नहीं है। बट हाँ तुम्हें ये श्योर रहना पड़ेगा कि तुम हमेशा क्लास में टॉप 2 टॉप 3 में रहो, क्योंकि अगर टॉप 2 टॉप 3 में रहोगे तो डेफिनेटली तुमको पीएस मिलेगा, डेफिनेटली कोई नहीं छीन सकता तुमसे वो। यस यस। हाँ, थैंक यू इतना ही मैं सजेस्ट कर सकता हूँ अभी के लिए, बाकी तो एक बार तुम कंसल्ट करो, मतलब किसी मैन्युफैक्चरिंग के ही बंदे से। सर। यस। हाँ रोहित बताओ। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जब मैं एंट्री लूँगा मास्टर्स में, हम्म तो उसके लिए मतलब मुझे क्या प्री रिक्वेस्टीज होनी चाहिए, मतलब मुझे क्या पहले से आना चाहिए जो हम्म मैं वहाँ पे ठीक से सर्वाइव कर सकूँ, चीज़ें हम्म अच्छे से समझना है हम्म। मुझे। तो क्योंकि सर अभी तो वही अपना बेसिक वाली नॉलेज है, अ, गेट के लेवल तुम वाली। दोनों का पिलानी कैंपस है ना? ये सर मेरा तो प्लान है। अच्छा सर मेरा हैदराबाद है। अच्छा तुम्हारा, अरे यार ये एक एक मिनट रुको, एक मिनट। पिलानी में तो पहले थी ना मैन्युफैक्चरिंग? ये सर वहाँ तो पहले से ही चल रही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो यार मेरे ख्याल से जब बिट्स में है मैन्युफैक्चरिंग पहले से, तो कॉलेज 1-2 कंपनी तो मतलब पिच करेगा ही करेगा तुम्हारा प्लेसमेंट में, और 1-2 कंपनी पीएस में डेफिनेटली करेगा, मतलब अगर बाकी कैंपस में भी मैन्युफैक्चरिंग है तो हाँ। तो तुम्हारे क्वेश्चन वापस आते रोहित, तो कि पहले से क्या पढ़, तो देखो यार जितने भी ब्रांच के बच्चे हो, मैं सबको एक कॉमन चीज कहता हूँ हमेशा, जिनसे कभी बात हुआ है डिस्कॉर्ड इंस्टा या किसी पे भी, तो मैं यही कहता हूँ कि कोडिंग मस्ट है, तुम कोडिंग सीख के जाओ, क्योंकि कोडिंग एक ऐसा चीज है जो तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो, हर फील्ड में हर सेक्टर में तुम कोडिंग अपना कोडिंग स्किल्स अप्लाई करके उसको यूज कर सकते हो किसी भी काम के लिए। और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं बैकएंड तो कोड ही है यार, तो तुम उस मतलब कोडिंग सीख के जाओ, सी तो सीख वैसे लो स्टार्टिंग में, और उसके बाद पाइथन सीख लेना। तो सी और पाइथन इनिशियली सफिशिएंट है, उसके बाद तो हाँ, आगे देखा जाएगा। सी में भी पूरा सी मत सीखना, सी में बस बेसिक सीख लो, सी का कि मेमोरी एलोकेशन वगैरह क्या होता है, पॉइंटर्स क्या, एरेज क्या, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बस थोड़ा बहुत 2 हफ्ते में सीख जाओगे। और उसके बाद पाइथन के थोड़े बहुत सिंटैक्स सीख लो, और पाइथन में ही एक होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिज्म, जो डीएसए बताया मैंने, वो थोड़ा बहुत उसके सवाल लगाना सीख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी तो 1 महीना 2 महीना है तुम लोगों के पास, तो आराम से तुम लोग कर सकते हो, 2 महीना तो बहुत। या कोई दैट भी इज सी बूट बेटर कैंप है या या सी प्लस प्लस बेटर होता है? मतलब ये समझ देखो ही में नहीं आता क्या बेटर है, देखो मतलब हम कुछ लोग तो बेटर नहीं मैकेनिकल होता, वाले हैं। कुछ बेटर नहीं होता, सब कुछ एक ही लैंग्वेज पे डिपेंड करता है जो सबसे पहले आई थी। और दूसरी चीज कि
सी सीखना, सी प्लस प्लस नहीं, क्योंकि सी प्लस प्लस में ऑलरेडी बहुत सारे लाइब्रेरीज इनबिल्ट होते हैं, तो वो तुम्हारा थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कोडिंग के साइड में आ जाता है, वो सीखना उतना स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। बट हाँ, सी के कॉन्सेप्ट सीखना, सी भी मत सीखना, मैं कह रहा हूँ सी के कॉन्सेप्ट से सीख लेना, उससे तुम सी थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे खुद से। तो सी के कॉन्सेप्ट सीखो और पाइथन सीख लो, क्योंकि पाइथन का इंटरफेस बहुत आसान है, वो तुम मतलब लैंग्वेज ही एक तरीके से लिखोगे, लगेगा इंग्लिश लिख रहे हो, तो वो आसान है। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा एक और क्वेश्चन था हाँ हाँ पूछो। सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी तो वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन मोड में ही रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा। हम्म। तो सर जैसे अभी हमें तो कुछ ऐसा आइडिया है नहीं किस तरह कैसे प्रोजेक्ट करने हैं, तो इस तरह की प्रॉपर गाइडेंस ऑनलाइन सपोर्ट में मिल जाती है? अरे सब कुछ तुम्हें फैकल्टीज में कभी कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी, तुम मतलब सब कुछ मिलेगा यार, फैकल्टीज तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और हाँ देखो, दूसरी चीज कि अगर कोई फैकल्टी, कभी कभी ऐसी फैकल्टीज होती है जो अच्छे से गाइडेंस नहीं देती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मतलब लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही बेकार फैकल्टी, एवरेज फैकल्टी अगर तुम्हें कभी मिले तो तुम एनपीटीएल के लेक्चर्स वगैरह देखो, और मतलब उन फैकल्टी से ही जाके पूछो कि सर मैं क्या प्रोजेक्ट उठाऊं, या फिर सीनियर से पूछो कि सर आपने क्या प्रोजेक्ट उठाया, और टॉप सी उससे पूछना, टॉप सीजी वाले सीनियर से पूछना, क्योंकि थोड़ा उनका प्रोजेक्ट सही रहता है, मतलब सर वो तो ऐसा एक परफेक्ट है, पक्का नहीं है कि उनके सही होंगे, बट हाँ ये प्रेफरेंस पे रहता है कि उनके सही होते हैं मोस्टली। हाँ वो तो सर ठीक है, बट जैसे सर मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में कुछ टूल्स यूज होने हैं तो उसके लिए लेबोरेटरी वगैरह जाना पड़ेगा, तो वो कैसे अरेंज हो देखो पाएंगे? लैब का जितना भी लैब, देखो लैब किस लिए जाना होगा, लैपटॉप के लिए, हाई एंड प्रोसेसर्स, हाई एंड कोर्स के लिए, ठीक है, तो वो तुम्हें घर पे एनी डेस्क के थ्रू मिल जाएगा। हाँ, और मेरे ब्रांच में आधे बच्चों को यही नहीं पता था एक सेमेस्टर तक कि एनी डेस्क के थ्रू लैपटॉप भी यूज कर सकते हो, मैं पहले दिन से कर रहा था। तो तुम्हारे पास फैसिलिटीज होंगी कैंपस पे बहुत सारी, जो तुम्हारे लिए ही होंगी, उनके बारे में जाओ, पता करो कैसे एक्सेस करना है, लाइब्रेरी में ऑनलाइन बुक्स कैसे पढ़ सकते हो, एक्सेस ले सकते हो, वो पता करो। तुम्हें ऑनलाइन फ्री रिसर्च पेपर्स कैसे मिलेंगे, ये पता करो, कॉलेज तुम्हें देता है। कोर्सेरा तुम पहले दिन से ही फ्री यूज कर सकते हो, कोर्सेरा तुम्हें आईडी मिल जाएगी कॉलेज की। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, अलग अलग कैंपस का अलग अलग होता है, तुम लोग अपने हिसाब से पता करना। तभी मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में मत जाके ये करना कि मुझे प्लेसमेंट ही चाहिए, हर चीज के लिए ओपन रहना और पता करना चीजें, अच्छा, प्रोफेसर ये से बात। एनीडेक्स क्या बोले सर? एनी एनीडेक्स? डेस्क एक होता है, तुम्हारा मतलब तुम यहाँ से बैठ के अगर तुम्हें कहीं और दूसरे का लैपटॉप चलाना है या कुछ चलाना है तो उसके लिए। तो ये सब तो कैंपस नहीं जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, ऑनलाइन कौन बताएगा? सर मुझे नहीं एक चीज ऐसा नहीं पूछनी होता, थी। मतलब तुम्हें वो मिल जाए, तुम अपने प्रोफेसर से पूछो ना कि सर हम, अब देखो प्रोफेसर, अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तुम्हारा लैपटॉप उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सारे जो सिमुलेटिव सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट मांगते हैं, बहुत ज्यादा। तो जो अगर तुम क्या करोगे, नहीं हो रहा है तो तुम सर से बोलोगे अपने लैब वाले, तो लैब वाले सर तब तुम्हें बता देंगे। अब कुछ बच्चे होते हैं बोलते ही नहीं है कभी लैब वाले सर से, डरते रहते हैं कि क्या बोले क्या बोले, तो उन्हें नहीं पता चलता है कभी। तो तुम सर के सामने अपना पॉइंट रखना कि सर मेरा लैपटॉप अच्छा नहीं है, मैं कैसे यूज करूं, तो सर बताएंगे एनी डेस्क ले लो, इनको मेल कर दो, इनसे आईडी पासवर्ड ले लो, सर तुम्हें बताएंगे तरीका। सर मुझे दो सर चीज वो तो पूछनी थी। हाँ पीयूष बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे अभी करंट टाइम से लेके बिट्स एचडी एग्जामिनेशन के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और हम्म गेट के कंपैरिजन में कितना टफ होगा, और कितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो और ग्रेड अप पे मैंने मेंबरशिप मतलब ले रखी है, ट्रायल ले रखा है, हाँ हाँ। मैंने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। मेरा इंटीग्रेशन थोड़ा सा 12th में वीक था, हम्म। ये थोड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो देखो मुझे क्या इसका करना चाहिए? परफेक्ट जवाब तो तुम्हें इस वक्त पीयूष श्रीवास्तव है क्या, पीयूष श्रीवास्तव या अमन कुमार? हाँ सर मैं हूँ। हाँ तो तुम हेलो। बताओ कि तुमने प्रिपरेशन कैसे की, तो उसको थोड़ा गाइड कर दो यार, क्योंकि तुमने अभी अभी पेपर दिया तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे, अभी रिवाइज होगा एकदम। अ, अगर पीयूष तुम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर बिट्स का एग्ज़ाम कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। एंड ग्रेड अप एक अच्छी, जैसे तुम ग्रेड अप में प्रिपरेशन कर रहे हो तो ग्रेड अप को फॉलो मैंने बस करोगे तो फ्री ये सब ट्रायल हो ही लिया हुआ है जाएगा। सर। हाँ तो मतलब टेंशन की बात नहीं है, बिट्स का एग्ज़ाम निकल जाता है। अगर तुमने एक बार गेट की प्रिपरेशन की हुई है तो जो भी थ्योरी का पार्ट होता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बिट्स के एग्ज़ाम में। और बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली अगले साल जुलाई में होगा बिट्स का एग्ज़ाम फिर से, तो तब तक तो तुम आराम से बहुत ज़्यादा मास्टर कर चुके होगे अपने मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स को। तो और पीयूष जहाँ तक बेसिकली नहीं, तुम मैं एक काम कंप्यूटर करो। साइंस के लिए अच्छा प्रिपेयर कंप्यूटर करना साइंस चाहता के लिए तुम प्रिपेयर करना चाहते हो। अच्छा। रुको मैं तुम्हें सीनियर का तुम्हारा कांटेक्ट देता हूँ तुमको। हाँ तुम लोग जब तक बाकी लोग पूछो, मैं तुम्हें एक सीनियर का इंस्टा दे रहा हूँ, तुम उससे पूछ लेना, ठीक है, सर अगर मेरा वो कुछ सर कहे तो मेरा मेरा नाम ले लेना। हाँ सर हाँ मेरा डाउट आधा रह गया था। हाँ रोहित बताओ। सर मेरा डाउट
उसको लेके था कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट के लिए मान लीजिए मशीन टूल्स वगैरह की जरूरत होगी, तो मैं लैब में ना वो सब चीजें यूज करने के लिए बोलता था। अच्छा, मतलब फैब्रिकेशन वगैरह के लिए। यस सर, हाँ। तो देखो, जैसा मैंने किया था सेकंड सेमेस्टर में, मुझे फैब्रिकेशन का जरूरत पड़ा था, तो मैं सेकंड सेमेस्टर में कैंपस चला गया था, ठीक है। तो तुम भी वही करो, अगर तुम्हें कैंपस जाके करना है, कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुम्हें प्रोफेसर ग्रांट दे देगा, तुम चले जाओ कैंपस, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरीके से अलाउड होता है सर? हाँ, तुम मतलब सेकंड सेमेस्टर में हमारे लिए तो पूरा ही अलाउ हो गया था, लेकिन अगर प्रोफेसर को लगेगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है, वर्थ इट है, तुम सही जा रहे हो, तो डेफिनेटली प्रोफेसर खुद तुम्हें बुला लेगा, उसकी टेंशन अच्छा मत सर, लो एक तुम। ओके ओके सर, थैंक यू सर। एक सर चीज़ मुझे और, एक चीज जैसे और पूछनी थी। एक मिनट, हाँ रोज बताओ। सर मेरा ये था कि जैसे अभी हम एंटर होंगे मास्टर्स में, तो प्रोजेक्ट वगैरह की एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? हम एक वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट में से सेलेक्ट कर सके अपने लिए सुटेबल कौन सा है? देखो, अगर उस तुम तरीके से। सेलेक्ट करोगे प्रोजेक्ट्स, तो डेफिनेटली तुम उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहोगे जिन पे ऑलरेडी लोग काम कर चुके हैं, तो वो कभी भी अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। पहला ओके चीज ये, और दूसरा चीज, प्रोजेक्ट हमेशा देखो रेफरल के लिए, उसे उठा के छापो मत कभी भी। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। तो तुम ओके सर। हमेशा हमेशा सीनियर्स का प्रोजेक्ट देखो, और सीनियर्स से पूछो कि सर आपने ये प्रोजेक्ट कहाँ पे छोड़ दिया था, उनसे उनकी रिपोर्ट ले लो। या फिर प्रोफेसर, बहुत बार तो क्लास में ही पता चल जाता है, जैसे मैंने बताया क्लास में नया टॉपिक डिस्कस हुआ तो मैंने उस पर प्रोजेक्ट बना दिया। तो वैसी चीजें मिल जाएंगी, या फिर सीनियर से पूछ लो कि सर आपने कहाँ पे छोड़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू ऑन कर लो। ऐसे करके तुम्हें मिल जाएंगे प्रोजेक्ट। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में कुछ नया आता है, कुछ भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, तो हम्म। उसका बेस्ट सोर्स क्या होगा? मैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करूँगा जो मुझे ऑनलाइन, हेल्प करेंगे? इंटरनेट इंटरनेट यूट्यूब तुम्हारा, फिर उसके बाद तुम गूगल स्कॉलर कर लो, या साइंस डायरेक्ट पे पेपर ढूंढ लो। यू मतलब ऑनलाइन ही सब कुछ मिलने वाला है। सब लोग मतलब ऐसे ही सर्च करते कर हैं। करके ही पता हाँ चलेगा? हाँ, मतलब आईआईएससी बैंगलोर का भी बच्चा होगा तो वो भी यही कर रहा होगा, वो उसके प्रोफेसर नहीं हर फील्ड में नॉलेज लेके बैठे होंगे, क्योंकि हर जो जितने ओके भी सर। प्रोफेसर होते हैं उनका एक फील्ड में अच्छा नॉलेज होता है, दूसरे फील्ड में मतलब होते हैं ऐसे प्रोफेसर जिनका सब में होता है, बट मोस्टली नहीं होता है ऐसा। ओके सर, आई गॉट इट। बट सर लास्ट हाँ। क्वेश्चन है कि सर ये क्लासेस कब से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होंगे हम लोगों की? अक्टूबर, 1 अक्टूबर मुझे लग रहा है ऐसा, पक्का नहीं है। ओके सर, ओके, हाँ थैंक यू, बताओ, थैंक यू। और पीयूष वशिष्ठ तुम बताओ। सर मैं ये बोल रहा था कि हम्म। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर वो निकाला था कि थर्ड ईयर के बाद डायरेक्टली हम मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, तो हम्म। वो बिट्स में भी होता है क्या? हम्म, यार उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, वो तुम्हें गवर्नमेंट का पेपर पढ़ना होगा, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि बहुत बार एक होता है, मतलब बहुत सारे लॉज होते हैं, कुछ गवर्नमेंट। हाँ, कुछ कुछ सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पे हाँ अप्लाई हाँ होते हैं। हाँ, वो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस पे आप अप्लाई होते पीएमआरएफ के बारे में पूछ रहे हो क्या पीयूष? हैं। नहीं नहीं, उसके बारे में नहीं। नहीं, वो ऐसा होता था ना कि थर्ड ईयर के बाद डायरेक्टली हम मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, फोर्थ ईयर करना कंपलसरी नहीं है हमारे लिए। हाँ, लेकिन वो शायद वो बिट्स में नहीं है वो। अच्छा, मैंने अभी हाँ, सेकंड ईयर क्रॉस किया है, तो मैं सोच रहा था कि अगर थर्ड ईयर के बाद डायरेक्टली मैं बिट्स में एडमिशन ले लूं तो तो ऐसा हो तुम्हारे यहाँ सकता की है या तो नहीं? यार काफी, मतलब तुम अगर आना चाहते हो ऐसा सीएससी, तो काफी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, मतलब एक ट्रायोलॉजी आई थी, वो 46-47 कुछ का पैकेज देके गई है, गूगल आई है, मतलब तुम लोग तो खैर डीएसए वीएसए तो करते ही आओगे ना अपना स्टार्टिंग से, तो क्रैक कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि एमई के भी बहुत बच्चे क्रैक करते हैं, गूगल वगैरह, गूगल ओरेकल, तुम मतलब टॉप शॉट कंपनी का नाम लो, अपने सेक्टर का सब आता है इधर पे। तो अगर उस सेक्टर में जाना है तो तुम आके वो सब भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है सीएस का। बट सर एडमिशन भी तो हो जाना चाहिए। मिल जाएगा एडमिशन आई यार, थिंक। उतना ज्यादा गेट स्कोर नहीं चाहिए होता है तुम लोगों का। एक मेरा साथ का ही लड़का है, कुछ उसका 550-600 ही गेट स्कोर था शायद, उसमें उसका हो गया था। अच्छा तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, और मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगा यार। चलो सर फिर। प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ हाँ पूछना है। हाँ, एक मिनट बस सर रुको, एक सबका एक बार कवर हो जाए हाँ, फिर। एक बार देख लीजिए सबको। हाँ, राम पूजा सर बताओ। मुझे एक पूछना था। हाँ पूछो। सर एक जनरल सा क्वेश्चन था कि जॉब्स के पर्सपेक्टिव में हम एमटेक को क्या मतलब कैसे एज मिल रही है, कैसे अपर एज मिल रही है कंपेयर टू बीटेक। बीटेक के बच्चों? मतलब ठीक है, सर जैसे सर समझ आप गया कह मैं। रहे थे कि डिसेंट सी प्लेसमेंट्स हैं हम्म। हमारी भी हम्म। एमटेक के बाद, हम्म। और वो सेम केस है हमारा बीटेक के बाद भी। हम्म। जैसे मैं अभी जस्ट हम्म। पास आउट हुआ हूँ हम्म। 2021 में, हम्म। तो सर इतना मुझे कोई मेरे कैंपस में प्लेसमेंट आई नहीं है, एंड हाँ। आप कह रहे हो कि बिट्स में एमटेक के बाद भी सेम सिनेरियो रहने वाला है, नहीं नहीं, तो ये नहीं फिर कहा हाँ जी। मैंने, कहा डिसेंट प्लेसमेंट्स होते हैं एमटेक के हिसाब से। तो देखो, एमटेक के हिसाब हाँ से हाँ डिसेंट प्लेसमेंट्स का मतलब पहले बता देता हूँ तुम्हें। ऐसा सीन है कि कुछ अच्छी कंपनीज आएंगी, कुछ ठीक कंपनीज आएंगी,
कुछ उससे थोड़ी कम कंपनीज आएंगी, बुरी कंपनीज नहीं आती। जैसे बीटेक में तुमने देखा होगा 3.2 का पैकेज दे रहे हैं, 3.6 का पैकेज दे रहे हैं, वैसा कुछ सीन नहीं होता, ठीक है। मिनिमम 4-5 की तो कंपनीज आएंगी ही आएंगी, ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। और 4-5 में भी उनका मतलब अच्छे, काफी अच्छा HRA TA वगैरह देती हैं वो कंपनीज अलग से, उनकी पॉलिसीज अच्छी होंगी, जर्मन कंपनी होगी, फ्रेंच कंपनीज होंगी, तो आगे चल के उसमें बहुत अच्छा स्कोप होता है। और स्टार्टिंग में कितने का भी पैकेज लगे उठा लो, कोई भी मैटर नहीं करता, 2-3 साल में अच्छा स्विच कर सकते हो। और रही बात प्लेसमेंट्स की, तो एमटेक वाला अपर नॉच मिलता है, क्योंकि पहली बात, अगर तुम एक अच्छी कंपनी में प्लेस होते हो तो तुम्हारा पैकेज बहुत अच्छा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशियल। ये जो मैं इन लोगों को 46 और 32 का बता रहा हूँ ये पैकेज, ये इन हैंड नहीं मिलता है, ये इन हैंड इन लोगों को भी 15-16 ही मिलता है। CTC होता है। हाँ, हाँ जी। और कट के इनको मिलता है लगभग मतलब 90,000 से 1,10,000 के ऊपर इंडिया में किसी को पैकेज नहीं मिलता है। अगर तुम्हें 90,000 से 1,10,000 के बीच मिल रहा है इन हैंड, तो तुम समझ लो तुम सबसे बढ़िया जॉब इंडिया में कर रहे हो इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। तो और तुम्हें इतना मिल जाएगा एमटेक में भी, तुम्हें मास्टर्स में अपना थर्मल में या फिर इन सब ब्रांच में अगर तुम टॉप सेक्टर्स में घुस गए, जैसे मर्सिडीज है या जैसे अल्टेर में, तो खैर बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है। तुम अगर जर्मनी शिफ्ट हो गया तो 2 साल लगता है उसमें। और मतलब बहुत सारी कंपनीज, आरूप वगैरह है, तुम लोगों का डिजाइन का आरूप का टॉप का है, और है ऐसे 2-3 कंपनी का। डॉवर भी सर लास्ट ईयर अच्छा दिया रिक्रूटमेंट। हाँ इस ईयर कंप्यूटर साइंस का मिनिमम क्या क्या था? मिनिमम अभी नहीं बता सकता हूँ, अभी तो पहला हफ्ता है यार, और आधे ज्यादा प्लेस हो गए तुम्हारे CSC के। तो सर अभी आपको क्या आपकी लगता है प्लेसमेंट कि सीजन अराउंड क्या स्टार्ट हुआ है पैकेज ना जा रहा है? इस सेमेस्टर में? प्लेसमेंट कोर सेक्टर्स में जो ये CS IT डेटा इन सब का स्टार्ट हुआ है, हमारा कोर का नहीं स्टार्ट हुआ हाँ, अभी। अच्छा। हाँ, तो नवंबर तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो समझ में आ गया ना मतलब कि कैसा हाँ जी। प्लेसमेंट रहता है। भैया इसी में एक क्वेश्चन ऐड करना है, हाँ हाँ। लाइक जॉब प्रोफाइल क्या होता है फॉर मैकेनिकल डोमेन में, क्या मिलता है एक, और दूसरा है कि पीएस का क्राइटेरिया क्या है और सबको पीएस मिलता है क्या? तो देखो, जिस दिन तुम पहले दिन कैंपस में आओगे, ट्राई करो सबसे ज्यादा CG मेंटेन करने का, क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट PS मिल जाएगा। मतलब देखो, मर्सिडीज जो है हमारे यहाँ, वो PS के थ्रू ही लेता है, ठीक है। और तुम्हारा अगर PS सबसे ऊपर का है तो तुम पहले ही बच्चे होगे उठाए जाओगे, तो तुम्हारे दिमाग से एक प्रेशर हट जाता है कि नहीं भाई, अगर मेरा कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं, अपन मर्सिडीज जा रहे हैं। और उनका PPO कन्वर्जन बहुत अच्छा होता है। लास्ट ईयर 8 में 6 सीनियर्स कन्वर्ट हुए हैं, और लास्ट के 2 भी वही थे। मैं यार उसके बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मेरे सीनियर्स थे। तो मतलब PPO कन्वर्जन अच्छा है काफी। तो पहला चीज CG मेंटेन करो, और दूसरा चीज जॉब प्रोफाइल का बात करें, तो जितने भी हमारे बिट्स में ये होता है कि जितने भी तुम्हें सॉफ्टवेयर वगैरह सिखाए जा रहे हैं, वो डायरेक्टली इसलिए सिखाए जा रहे हैं ताकि तुम लोग किसी अच्छे कॉर्पोरेट में घुस जाओ, है ना। मतलब उनके हिसाब से ही सिखाई जाती हैं चीजें। बाकी कॉलेज में मैंने ऐसे देखा है, जैसे NIT के भी बच्चे हैं, दोस्त हैं, IIT के भी, गांधीनगर के भी हैं, बहुत सारे कैंपस के हैं, दिल्ली के भी हैं 1-2 दोस्त। तो उनसे बात होती है तो वो लोग लैब्स पे और प्रोजेक्ट्स पे इतना ध्यान खासकर नहीं देते हैं, सिमुलेटिव टूल्स या फिर तुम्हारे ये सब पे ध्यान देते हैं, बट इतना नहीं देते हैं कि सबसे प्रोजेक्ट करवा रहे हैं एकदम और अच्छा खासा प्रेशर डाल रहे हैं, वो सब नहीं होता है। तो वहाँ पे पढ़ाई पे ज्यादा जोर दिया जाता है ऐसा। लेकिन वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ये मतलब उतना अच्छे नहीं है। हाँ, तो मतलब PS सबको नहीं मिलता? नहीं, PS सबको नहीं मिलता, ऐसा कहीं रिटर्न रूल नहीं है कि अगर तुम्हारा CG अच्छा होगा तो ही तुम्हें PS मिलेगा, वरना भाई मैं पहले दिन से CG क्यों मेंटेन कर रहा होता, मैं अभी बैठ जाता। तो मिनिमम वैसे कितना करना पड़ता है? यार देखो, अगर तुम टॉप में रहोगे तो डेफिनेटली तुम्हें टॉप का रिक्रूटर मिलेगा। ओके, अगर मतलब टॉप 10 बच्चों को मिल जाता है, फिर टॉप 5 को मिलता है? नहीं मतलब नहीं नहीं इतना नहीं एक नहीं लिमिट नहीं, होती होगी ना? ऐसा कोई लिमिट नहीं होता कि किस साल कितने बच्चे उठाएगा। लास्ट ईयर हर साल क्या होता था, मर्सिडीज हर ब्रांच से 2-3 बच्चे उठाता था, ठीक है, हर ब्रांच से दो लास्ट। लेकिन लास्ट ईयर थर्मल से ही उठाया उसने 8 के 8 बच्चे। मतलब हमारे यहाँ प्लेसमेंट कब थे, और लास्ट ईयर पूरे 8 थर्मल से उठा लिए, 9 उठाया था एक्चुअली, 8 या 9 उठाए थे, तो पक्का नहीं। तो लास्ट ईयर उठा लिया था, तो जिनका टॉप में होगा उनको ले लिया होगा, जिनका नहीं होगा उनको नहीं लिया। तो ऐसा कोई नहीं, हार्ड एंड और भी तो फास्ट रूल नहीं है। कंपनियां लेती होंगी ना हाँ, फिर, और मतलब है कि PS। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, टॉप का रिक्रूटर, तो फिर ओके तुम्हारा ओके पैकेज भी ओके। तुम अच्छा देख रहे हो उस टाइम पे। सर ये पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला क्या सीन रहता है? क्या? ये आपने प्री शायद अपनी प्लेसमेंट, प्री आपकी प्लेसमेंट। आपकी वीडियो में शायद आपने बताया था एक बार कि पे आफ्टर प्लेसमेंट का रहता है, SBI के साथ इनका कोलैबोरेशन है बिट्स वालों का, तो प्लेसमेंट के बाद पे कर सकते हैं हाँ, या वो मतलब? पे आफ्टर प्लेसमेंट नहीं है, वो एक्चुअली एजुकेशन लोन ही है। मतलब तुम लोन की स्टार्टिंग में ले लो, प्लेसमेंट लगने के बाद तुम्हारा कुछ परसेंटेज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चालू हो जाता है, और फिर प्लेसमेंट लगने के पहले तक तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट रहता है। वो सब चीजें अच्छा। आएंगी, अभी तो तुम्हारा तैयारी है, अभी तुम तैयारी करो। तो हाँ। राम को पूछने देते हाँ, हैं, राम फिर राम हम लास्ट में पूछेंगे। या राम गो। हाँ
भैया एक और डाउट है मेरे हाँ, को इसी एक चीज में। मिनट, अमरीश राम का थोड़ा सा भूल लेते हैं शायद। हाँ उसका ठीक है। शायद, हाँ राम बताओ। आई थिंक वो है नहीं यहाँ पे, तो अमरीश तुम ही पूछो फिर। हाँ भैया, लाइक अभी डिफरेंट स्किल सेट्स हैं, जैसे कि कोई अगर चाहता है वो मॉडलिंग कर सकता है सॉलिड वर्क्स में, कोई चाहता है वो एनालिसिस के डोमेन में भी कर सकता है सीएफडी और फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स में। तो क्या किसी को लाइक स्किल सेट ब्रॉड में देखना चाहिए या एक स्पेसिफिक स्किल सेट को थोड़ा ज्यादा करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज तो देखो, हमेशा स्किल सेट जो है तुम्हारा उसको बहुत ब्रॉड रखने का ट्राई करना। और इतना भी ब्रॉड मत रखना कि तुम अपने मेन स्किल सेट्स को मिस आउट कर जाओ कहीं पर, ठीक है। तो जैसे बहुत बंदे हैं जो कि मतलब अच्छा सीजी स्कोर करके मर्सिडीज उनको लेके गया, या कोई अच्छा रिक्रूटर, मैं यहाँ पे मर्सिडीज का नाम इसीलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा रिक्रूटर है हमारे कैंपस का। मतलब पिछले 5-6 साल से लगातार बच्चे उठा रहा है वो, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे ऐसे करके। लास्ट ईयर तो ज्यादा ही उठाए थे, बट हाँ, तो बच्चे उठा रहा है वो अच्छे खासे, इसीलिए बार बार उसका नाम ले रहा हूँ। और भी उम्मीद है, लेकिन हाँ, तो तुम अपना जो सीवी है उसको बहुत ब्रॉड रखने का ट्राई करना, बहुत नहीं, अच्छा खासा ब्रॉड रखने का ट्राई करना। कि जैसे तुमने सीएफडी उठा लिया, तुमने सीएफडी में एक और टूल सीख लिया, एनसिस सीख लिया, या एक और टूल ओपन फोम सीख लिया, फिर थोड़ा बहुत तुमने मशीन लर्निंग, और हाँ, एक मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत, अगर तुम कोडर भी हो साथ में तो डेडली कॉम्बो होता है। तो थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग सीख लो, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है मशीन लर्निंग से। और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, 2 महीना मैक्स टू मैक्स सीखने में, अगर तुम दिन में 1-2 घंटा भी कर रहे हो तो। और भैया हम्म, हम्म, मैं करंटली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं एकदम पूरी मेहनत से कोशिश करूँ तो मैं हम्म, 4 या 5 लाख रुपए का पैकेज निकाल सकता हूँ। हम्म। लेकिन क्या उसके बाद क्या मुझे बिट्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हो कि 4-5 लाख मिल जाए तो ले लो चुपचाप। यार देखो, तुम्हारा सीएससी ब्रांच है, ठीक है। 4-5 लाख कौन सा कंपनी दे रहा, नाम बताओ। पता नहीं, कोई सी भी कंपनी दे देगी 4-5 तो अच्छा, मुझे लगता है। वैसे यार डिपेंड करता है, तुम्हें अगर आगे रिसर्च करना है तो तुम डेफिनेटली मास्टर्स के लिए आओ। और तुम्हारा ब्रांच में तुम देखो इतना अच्छा जंप मिल रहा है अगर तुमको, क्योंकि तुम्हारा 4 से अगर 16 पे पैकेज चला जा रहा है, तो तुम क्यों नहीं आना चाहोगे अगर थोड़ा ज्यादा मेहनत लग रहा है हाँ, तो वैसे सोच हाँ लो। मैं वही चाहता हूँ। हाँ, तो वो चीजें से वो सोच लो। और बाकी जॉब करना स्टार्टिंग में बुरी बात नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बात है। जॉब करना स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से प्लेस्ड रहोगे और कॉर्पोरेट में अंदर जाके भी ग्रोथ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, मेरे भी दोस्त हैं, मतलब मेरी दीदी के दोस्त हैं एक्चुअली। तो उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने केमिकल ब्रांच की थी, वो उन्होंने एज उसमें जॉब ज्वाइन की थी इन्फोसिस में, तब वो 3.6 कुछ देता था। और फिर उनके साथ ही उन दोस्तों ने भी ज्वाइन किया था, वो आज 16-16, 17-17 का अमेजोन में उठा रहे हैं। तो 3.6 से 17 पे जाना विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी एमटेक इन्वेस्टमेंट, बड़ी बात होती है। तो ऐसे बहुत लोग हैं। हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम्हें ग्रास्प करना है। तो हाँ अमरीश, तुम्हारे सवाल पे वापस आते हैं, तो स्किल सेट ब्रॉड होना चाहिए, लेकिन इतना ब्रॉड भी नहीं कि तुम अपने डोमेन से मिस आउट कर जाओ। हर चीज सीखो, जो भी बंदे हैं, कुछ बंदे उठा लो अपने पसंद के प्रोजेक्ट वाले, उनके साथ मिल के सीखो, जल्दी सीख जाओगे। और थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सीखो, बट हाँ, कुछ स्किल सेट्स बहुत मजबूत रखना कि उसमें तुम्हें कोई हरा ना पाए। हाँ सर एक सर मैं राम बात कर रहा हाँ हूँ। राम बताओ। सर मेरा ये है कि मैंने कभी गेट के लिए प्रिपरेशन नहीं की है, हम्म, और मैंने किसी भी गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एनरोल नहीं किया है, हम्म, मतलब सेल्फ प्रिपेयर हो रहा हूँ। हम्म। आपके कुछ टिप्स और मतलब तो देखो, कुछ बताइए पहली बात तो मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने 40,000 रुपए तो सीधे सीधे बचा लिए हैं, ठीक है, बिना किसी गेट कोचिंग में एनरोल किए हुए। क्योंकि गेट कोचिंग जितनी भी होती है मुझे नहीं लगता वर्थ इट होती है ना। और रही बात प्रिपरेशन की, तो खुद से सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ो स्टार्टिंग से। अगर तुम्हारा एप्लीकेशन मजबूत है फॉर्मूलेस का, गेट कुछ नहीं है, गेट बस फॉर्मूला बेस्ड पेपर है बस, और कुछ नहीं, उसको फालतू में लोगों ने हुआ बना रखा है। ठीक है, तुम्हें अगर सारे फॉर्मूलेस आते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या है, प्रॉपर एप्लीकेशन आता है, तो तुम आराम से निकाल लोगे। और अगर गेट निकाल लेते हो तो बिटसेट जी बहुत ही आराम से निकाल लोगे तुम। और मैंने जो किया था अपने टाइम पे, आज भी याद है मुझे, गेट की जो 36 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आती है, मैंने उसको 3 बार लगाया था। मैंने बिटसेट जी के लिए भी यही किया, आईएएस की 2-3 बार लगाई थी प्रिपरेशन बुक। तो ये गोल्डन रूल है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, कैसे प्रिपेयर करना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए। अभी ये बता रहा हूँ थोड़ा सा कि जितनी भी ये बुक्स होती हैं 36 ईयर प्रीवियस ईयर या 40 ईयर्स प्रीवियस ईयर, इनको 2-3 बार अच्छे से लगा लो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आराम से निकलेगा तुम्हारा। विद एप्लीकेशन फॉर्मुलेज आने चाहिए गेट के लिए। जी सर। ठीक, अब और पूछ मेरे सकते पास हैं। अच्छा, पूछो हर पूछो। सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक है, हाँ हाँ। मतलब टेक्स्ट बुक से नहीं कॉन्सेप्ट अपने को
देखो सुनो सुनो, टेक्स्ट बुक में मत जाओ। टेक्स्ट बुक में अगर बहुत डीप में चले गए तो गेट का सिलेबस कभी नहीं खत्म होने वाला। वो ऐसा सिलेबस है, वो कभी नहीं खत्म हो सकता गेट का। अगर तुम्हें कोई चीज, कोई फॉर्मूले का एप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो तुम टेक्स्ट बुक से रेफर कर लो। हमेशा रेफरेंस के लिए रखो बुक, लेकिन पढ़ने के लिए मत रखना कभी भी, वरना कभी नहीं खत्म कर पाओगे सिलेबस टाइम पे। और ट्राई करना कम से कम 6-7 वो बनाओ शॉर्ट, पहले नोट्स बनाओ, फिर उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो, फिर उसको अल्ट्रा शॉर्ट में कन्वर्ट करो, फिर उसके फॉर्मूले निकाल लो। तो ऐसे 4-5 तुम्हारे पास सीरीज हो जाएंगे बुक्स की। और बहुत है ये सब, 1 साल करने के लिए बहुत है। ठीक है, तो अच्छा आराम से स्कोर कर जाओगे। सर हम पूछ सकते हैं? हाँ हाँ रजत। सर ये बोल रहे थे कि आपने बात किया, लाइक मैं नोट कर रहा था, लाइक ब्रॉड प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। हाँ तो इन मेनी केस ब्रॉड प्रोफाइल बिल्ड करने के चक्कर में ऐसा हो सकता है ना कि मतलब आधा अधूरा चीजें हम लोग सीख रहे हैं। लाइक 5 प्रोफाइल बिल्ड करने के चक्कर में हो सकता है 2 प्रोफाइल को अच्छा किया, 3 प्रोफाइल को मतलब आधा अधूरा सीख लिया, तो वो ब्रॉड प्रोफाइल का फिर क्या ही यूज है? मतलब इस पे आपका क्या मतलब कुछ देखो, कमेंट या तभी सजेशन? मैंने जब उससे बात करी थी तभी मैं बार बार उससे कह रहा था कि अपने मेन डोमेन्स पे कभी मिस आउट मत करना। तुम्हारे जो मेन डोमेन्स है उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद तुम ब्रॉड प्रोफाइल पे स्विच करोगे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि तुमने मतलब मैंने जो पर्सनली किया था, मैं सेमेस्टर्स के ब्रेक के बीच में करता था ये चीजें। और यार देखो, दिन में 24 घंटे, अगर उसमें तुम 14 घंटे भी अगर दे दोगे ना अपने पढ़ाई को नहीं, एक्चुअली रिसर्च को, मतलब तुम इतनी सारी चीजें सीख रहोगे तो आराम से कुछ भी सीख जाओगे तुम ज्यादा। मतलब मेन चीज है तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक एक दिन, 2-2 दिन निकल जाता था, हफ्ता हफ्ता निकल जाता था यार, कुछ लास्ट में लगता था कुछ समझ ही में नहीं आया मेरे को। तो अच्छा अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं मतलब अगर बंदा मैकेनिकल डिजाइन से है तो पहले वो मैकेनिकल डिजाइन के प्रोफाइल पे हाँ फोकस करे, कुछ एग्जैक्टली। सिमुलेशन सीखे या कुछ करे, उसके अलावा कुछ अगर ये सब ठीक ठाक हो मैनेज हो जाता है तो फिर वो लोग अपना प्रोफाइल पर बढ़ा सकता है, कुछ डेटा साइंस या ये सब सीख लिया, ये कहना चाह रहे हैं? देखो मैं तुम्हें एग्जैक्टली अपनी अप्रोच बता देता हूँ। मेरी जो अप्रोच थी, मैं जब कैंपस में आया था मैंने सबसे पहले देखा था कि सबसे बढ़िया रिक्रूटर कौन है मेरे कैंपस का, सबसे अच्छी जॉब कौन दे रहा है। मैंने 2-3 कंपनी के नाम नोट किए, उनको क्या स्किल सेट चाहिए था उस पे मैंने पढ़ाई की। क्योंकि तुम्हारे मैकेनिकल में भी बहुत सारे ऐसे टूल्स होंगे जिसमें तुम्हें आगे चल के अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, और पता चला तुम उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझ लो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो तुम क्या करो, वो सारे टूल्स पहले नोट डाउन कर लो, क्या क्या जॉब के लिए चाहिए होता है जिसमें तुम्हें जाना है जिस कंपनी में, ठीक है। फिर उसके बाद उन टूल्स को शार्पेंड करो अपने तरफ से, उन टूल्स को परफेक्ट रखो अपने लिए, और फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे स्विच करना स्टार्ट अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन था, जैसे पीएस की बात हो रही थी लाइक करो। 2-3 क्वेश्चन पहले पूछ रहे थे कि लाइक आपने तो तोप मचा दिया 9.75 नाइन हैदराबाद पॉइंट कैंपस। हाँ 7.5 इस सेमेस्टर आया है। और हाँ एक तो चीज और, इस सेमेस्टर में बहुत बच्चों ने, एक चीज होती है सबको सजेस्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे वो लोग भी याद रखना कि एक चीज आएगी बिट्स की तरफ से, सीजी क्लियर ग्रेड। उसमें क्या होता है कि तुम्हें ऑप्शन दे दिया जाएगा, बिना पेपर दिए एग्जाम पास कर देंगे तुमको, ठीक है। और जो ग्रेड होता है वो लास्ट सेमेस्टर के हिसाब से या कुछ सिस्टम बैठा के वो लोग कैलकुलेट करके दे देंगे तुमको, ठीक है। अच्छा ग्रेड देते हैं वो लोग, वो कभी मत लेना, ठीक है। मतलब वो पर्सनली मुझे लगता है कि इंटरव्यूज वगैरह में वो दिक्कत कर देता है। आईआईटी बॉम्बे में भी यही चीज हुआ था, वहां पे पीपी बोलते हैं, पास पास। तो वहां पे क्या हुआ था, लास्ट में सब बच्चे फिर से सब सब्जेक्ट उठा के फिर से पेपर दिए, फिर पास किए, क्योंकि कंपनीज वाले ले नहीं रहते उन लोगों को। और मुंह पे नहीं बोलती है कंपनी ये चीज, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों के रिक्रूट ना होने के कारण यही रहता है। तो वो सीजी क्वेश्चन अधूरा रह गया थोड़ा। हाँ मैं पूछ रहा था कि पीएस जो हैदराबाद, गोवा और पिलानी 3 कैंपस है ना, हाँ तो 3 कैंपस में लाइक आप बात कर रहे थे कि सीजीपीए मेंटेन करने की, हाँ तो ये जो लिस्ट प्रिपेयर होगा हम्म या होता है, हम्म। ये अलग अलग कैंपस का अलग अलग प्रिपेयर होगा या कंबाइन होता है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा ब्रांच के हिसाब से पता चलेगा तुम्हें। अपने कैंपस का तो पता चल जाएगा तुम्हें, मतलब अपने कैंपस का तो पता ही रहता है कि टॉप स्कोरर कौन चल रहा है और ये सब। बाकी तीनों कैंपस का ब्रांच वाइज तुम पता कर सकते हो वेबसाइट से या तो फिर तो एजीएसआर फिर से। हैदराबाद वाले को एज मिल जाएगा, सबसे ज्यादा सीजीपीए तो वहीं उठाते हैं बंदे मतलब। ऐसा तो फिर रिटन तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली फिर मतलब। तो हैदराबाद वाले को फिर अच्छे अच्छे कंपनीज मैक्सिमम नहीं हैदराबाद नहीं वाले नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कंपनी ये देख के नहीं आती कि कहाँ पे सीजी कितना मिल रहा है, कंपनी ये देख के आती है कौन से, पहले तो पिलानी जो नॉर्थ की कंपनियां वो पिलानी जाएंगी, जो साउथ की कंपनियां है वो यहाँ पे आएंगी हैदराबाद में। तो ऐसे होता है, मतलब कंपनी ये देख के नहीं जाती कि कहाँ पे सीजी जाता है, वो तो बाद में नहीं तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ना कि तो सीजी वो के तो हिसाब हम से समझ उठाएंगे। रहे हैं सर, लेकिन जैसे कुछ कंपनीज है, जैसे आपने शायद मर्सिडीज या कोई कंपनी के बारे में कुछ जिक्र किया था,
या ऐसे भी और 2-3-4 कंपनीज होगी जो कि तीनों कैंपस से हो सकता है ले रही होगी। इन सच केसेस तब तो फिर हैदराबाद में अगर CGPA सबसे ज्यादा जाता है तो फिर तो अगर ओवरऑल उस बैच से मान लीजिए उनको 10 बच्चे को उठाना आज 3 देखो कैंपस से, आज तो तक 6-7 कैंपस 6-7 बंदे तो फिर हैदराबाद से ही आ जाएंगे, क्योंकि 9.75 9.6 वहाँ तो बहुत होंगे, देखो मतलब आज बहुत होंगे, मतलब रिलेटिवली इट इज इजियर टू गेट मतलब CGPA स्कोर हाई वहाँ पर, तो अब देखो उसको फिर कैसे करें दूसरे ऐसा कैंपस है पे। कि कंपनी जो है पहले ही बता देती है कि आपके कैंपस से इतना रिक्रूटमेंट आने वाला है, PS में आपके कैंपस से इतना, तो मतलब ऐसे होता है कि ऐसा नहीं होता है कि कोई कैंपस में जितना CG ज्यादा, और ऐसा भी नहीं है कि हैदराबाद कैंपस वालों का CG बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, मैंने CG मेंटेन इसलिए मैंने CG मेंटेन पढ़ के किया है, मैंने CG मेंटेन ऐसे नहीं किया कि मैं हैदराबाद कैंपस में इसीलिए मेरा मेंटेन हो गया, समझ रहे हो? तो हाँ, नहीं आपका तो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, लाइक आप तो बहुत एफर्ट डाले, मतलब इन जनरल अगर आप एवरेज प्रिपेयर कीजिए तो हैदराबाद का, नहीं जहाँ तक मेरे को ऐसा नहीं लगता है है, ऐसा हैदराबाद नहीं, का ज्यादा बेटर है। नहीं क्यों ऐसा, क्यों एक कारण बताओ, ऐसा नहीं होता। मैंने कुछ सीनियर से इंटरेक्ट किया, मतलब उनका फीडबैक था, तो पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मच इट इज सही है कितना हाँ हाँ गलत है, हम्म। बट तो डाउट था तो सोचा क्लियर कर लूँ, नहीं लाइक आप। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, किसी कैंपस का ज्यादा कम नहीं रहता है, और कैंपस पहली बात सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, कंपनीज भले सेम हो सकती हैं, लेकिन कंपनीज रिक्रूटमेंट पहले ही बता देती हैं कि इतने बच्चे चाहिए या इतने बच्चे चाहिए, और अगर पिलानी जा रही है तो पिलानी से भी ऑब्वियसली उठाएगी, हैदराबाद आ रही है तो यहाँ से भी उठाएगी, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर ही टोटली। और बस PS का ये केस है, और PS में भी एक दो कंपनी का केस है जो CG के हिसाब से उठा रही, सारी कंपनी CG के हिसाब से नहीं उठाती है PS में, बाकी की कंपनीज इंटरव्यू भी लेती हैं CG के साथ साथ, तो वो चीजें भी अच्छा हैं। अच्छा, एक तो दो एक कंपनी है लास्ट जो क्वेश्चन प्योरली रह गया। CG बेस्ड। रजत अभी रुक जाओ ना, क्योंकि बहुत बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है, रुक हाँ जाओ। ठीक है फिर हाँ, उसको बात। तो बताओ और किसका क्या है। जल्दी जल्दी वाइंड अप करूंगा 10:30 तक, तो जल्दी जल्दी पूछ लो जिसको भी जो कुछ भी पूछना है। पर मैं सर एक भैया क्वेश्चन मेरा एक और है रिसेंट हाँ से। पीयूष बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक मिनट हाँ सर कि बिफोर कॉलेज स्टार्ट्स हम क्या मैंने प्रिपेयर मैंने बहुत जगह पढ़ा अभी हुआ भी है और एक मिनट एक मिनट लोगों एक से मिनट सुना हुआ भी है। एक मिनट श्रीवास्तव तुम बताओ, श्रीवास्तव तुम बताओ। हाँ सर वही कि अभी जैसे फ्री टाइम है हमारे पास, तो आप हमें यही सजेस्ट करोगे कि हम कोडिंग कर लें और ये प्रोग्रामिंग हाँ लैंग्वेजेस और सीख लें बेसिक्स अभी। क्लियर कर लो मैकेनिकल के पहले के। फ्लूइड्स, अच्छा ठीक है सर। तुम किस डोमेन के थे, डोमेन बताओ अपना। सर मैं मैकेनिकल में हूँ, हाँ तो पिलानी। तुम अपना उसका इंडस्ट्रियल का या फिर अपना नॉर्मल सोम टोम वो सब पढ़ लो, टोम पढ़ लो, थ्योरी हाँ ऑफ जी हाँ मशीन जी, तुम्हारे में ज्यादा काम आएगा, तो वो सब चीजें पढ़ लो। ठीक है सर। हाँ ओके सर, हाँ थैंक यू सर। हाँ पीयूष जैन तुम बताओ। मैं ये कह रहा था कि मैंने बहुत जगह सुना हुआ है, पढ़ा है कि जो एवरेज मिनिमम पैकेजेस हैं वो